नमस्ते एंड वेलकम डियर एस्पिरेंट्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि नेट के एग्जाम में आए थे आपके 2020 में। और जो ये क्वेश्चन मैं अभी करवा रहा हूँ, इससे पहले मैंने मैक्रो के क्वेश्चन करवाए हैं। ये सभी के सभी क्वेश्चंस आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। इम्पोर्टेंट क्यों है? आप इकोनॉमिक्स का कोई भी एग्ज़ाम देना, चाहे कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, चाहे कोई एलिजिबिलिटी टेस्ट हो, कुछ भी हो, वट यहाँ से क्वेश्चन 100% आते हैं। ठीक है जी। तो इन कंसेप्ट को आपको पक्की तरह से पकड़ के रखना है और इनके पीछे के लॉजिक्स को समझना है। जैसे कि मैं मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स सीरीज में करवा रहा हूँ चीज़ों को एक एक करके पूरे बेसिक से, उसी तरह से आपने अप्रोच रखनी है, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में इकोनॉमिक्स का लेवल जो है वो इतना एडवांस हो जाएगा कि वहाँ पर आपको रट्टा मार के, यानी कि थ्योरेटिकल बेस से आप बिल्कुल भी क्वेश्चंस को नहीं कर पाओगे। मेरी वीडियोस देखने के बाद आप जो मैं टॉपिक करवाता हूँ उसकी प्रैक्टिस ज़रूर किया करो, और फिर अगर आपको कुछ चीज़ें निकल के आती हैं जो नहीं आ रही तो मेरे पास वापस भेज दिया करो। ठीक है जी। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। ये पहला क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट इज़ द लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम फॉर द डाटा गिवन बिलो। अब इकोनॉमी में आपको पता है कि नेशनल इनकम किसके इक्वल होती है? एग्रीगेट डिमांड, और एग्रीगेट डिमांड की इक्वेशन होती है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। देखो, किसी कंट्री में गिवन जोग्राफिकल एरिया के अंदर लोगों के द्वारा की गई कंजम्पशन की वैल्यू का जोड़ प्लस वहाँ के प्राइवेट इन्वेस्टर्स के द्वारा किया गया इन्वेस्टमेंट तथा वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा की गई इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ यानी कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये क्लोज मॉडल हो गया। अगर इसके साथ में इकोनॉमी को खोलता हूँ तो एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। चूँकि यहाँ पर क्लोज मॉडल है तो हम इसको हटा रहे हैं। अभी के लिए आप हमारी जो नेशनल इनकम है वो इन तीनों का जोड़ है। अब यहाँ पे कंजम्पशन है वो इस तरह से होती है, इसमें ऑटोनोमस कंजम्पशन, ये डिस्पोजेबल इनकम का कोई प्रोपोर्शन जो आप कंजम्पशन करोगे, जैसे कि 80% है, 0.8 है, बच गया कितना 0.2। तो अगर आप 100 रुपये कमा रहे तो वहाँ पर 80 रुपये कंजम्पशन करोगे, 20 रुपये क्या करोगे, सेव करोगे। जो कि टैक्स रेट है ना, ये 20% है, ये सेविंग के इक्वल है मान के चलो। ठीक है, इस एग्जाम्पल के हिसाब से। ओके जी। तो आप देखिएगा यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। टैक्स 20% है, इन्वेस्टमेंट 100 है और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 30 है। अब मैं यहाँ पर एक एक चीज़ें लिख दे रहा हूँ। तो मैंने लिखा यहाँ पे y इज इक्वल टू सी की जगह लिखा मैंने 50 प्लस 0.8। देखो यहाँ पे डिस्पोजेबल इनकम है। डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? वाई डी इज इक्वल टू टोटल y माइनस टैक्स, यानी कि टैक्स काटने के बाद जो कंजम्पशन के लिए इनकम बची वो हमारी डिस्पोजेबल इनकम होती है। तो यहाँ पे डिस्पोजेबल इनकम की जगह ये चीज़ लिखो y माइनस टी। ओके जी। और यहाँ पे लिखो 100 प्लस 30 इनकी वैल्यू पूरा का पूरा। ठीक है जी। तो यहाँ पे देखिएगा आपको क्या मिला, इसकी आप मल्टीप्लाई करवाइए पहले 0.8y, और इसको जब आपने किया, देखो ये टैक्स है ना, टैक्स, ये टैक्स यहाँ पे क्या दे रखा है? लमसम दे रखा है, 20% दे रखा है। अब ये 20% किसका है? y का है ये। तो आपको यहाँ पे हटा के ये चीज़ y लिख देनी है। ठीक है जी। और अब आपके पास क्या आ गया है? माइनस 0.2y। ओके। तो मैं एक बार और इसको ऐसे कैसे लिख दे रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। अभी आगे क्या करना है, 50, अब आपको इसकी अंदर मल्टीप्लाई करवा देनी है 0.8y, और ये क्या हो जाएगा 0.16y। ठीक है जी। प्लस 100 प्लस 30, ये हो गया हमारा y। अब आपको यहाँ पे ये माइनस का है y और ये प्लस का है, तो आपको घटा देना है। तो 0.80 में से 0.16 घटाओगे तो क्या रह गया आपका 0.6y। ठीक है जी। तो यहाँ पे 50 प्लस प्लस का आएगा ना, क्योंकि 0.8 प्लस का है, तो 0.64y प्लस 100 प्लस 30। अब ये जुड़ के क्या हो गया हमारा 180। ठीक है जी। तो यहाँ पे 180 लिख दीजिएगा, और ये जो हमारा y था वो इस साइड y के साथ क्या हो गया, आके माइनस हो गया, 0.4y हो गया, 180 के इक्वल आ गया। y को आपने कॉमन निकाला, 1 माइनस 0.64 इज इक्वल टू 180। अब 1 में से 64 गया तो 36 बच गया ना 0.30 का। तो यहाँ पे y क्या है, रह गया हमारे पास 180 का 36। ओके। और 36 का नीचे क्या है, पॉइंट के नाम का हमने क्या कर दिया 100, जो कि ऊपर चला गया। तो 18 टू जा 36 एंड 2 जा एंड 50, और एक ये क्या हो गया, यहाँ पे नेशनल इनकम कितनी आ गई हमारी y 500। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम कहाँ पे आया जब नेशनल इनकम का
500 पे। तो ये हमारा आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन रिप्रेजेंट्स एन इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट इन नेशनल इनकम। देखो जो अभी नेशनल इनकम फाइंड की ना हमने, उसके अंदर इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट कौन सी चीज़ कहलाई जाएगी। इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट की जाती है प्राइवेट द्वारा, एज यूजुअली हम ऐसे ही बोलते हैं, ठीक है ना, प्राइवेट प्लेयर द्वारा। तो इन्वेस्टमेंट होती है जिससे कि आपका सप्लाई चेन बूस्ट हो, यानी कि आपकी प्रोडक्शन इन्हेंस हो इकोनॉमी में, यानी कि आपकी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे, उससे आपका ओवरऑल आउटपुट बढ़ना चाहिए। तो ऐसे कोई भी काम वहाँ पर अगर आप पैसा लगाओगे तो वो आपका इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। देखिए, बाइंग ए न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस फॉर द सेल्फ ऑक्यूपेशन। सेल्फ ऑक्यूपेशन के लिए अगर कोई भी आपने घर खरीदा है तो क्या वो कहला जाएगा इन्वेस्टमेंट। बाइंग ए न्यू शेयर खरीद लिया आपने, आपके रिटर्न के लिए खरीदा ना, तो क्या उससे कोई प्रोडक्शन बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी इकोनॉमी में। बाई ए न्यू कार बाई पब्लिशिंग हाउस फॉर डिलीवरिंग बुक्स। आपने क्या किया है, एक कार खरीद ली है, क्या था आपका, पब्लिक हाउस था, उसको बुक डिलीवर करने के लिए। जी बिल्कुल, इससे क्या होगा, आपका इकोनॉमी में और ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होने के लिए इंड्यूसमेंट होगी, यानी कि इससे प्रोडक्शन बढ़ेगा। बाइंग ए न्यू कार बाई ए हाउस होल्ड। अगर हाउस होल्ड ने अपने आने जाने के लिए, ऑफिस में जाने के लिए या कहीं बाहर जाने के लिए कोई कार खरीदी है, तो क्या वो इन्वेस्टमेंट है, नहीं, उससे कोई प्रोडक्शन बढ़ने वाला नहीं है। तो डी नहीं है, आपका सी है। और बाइंग ए न्यू शेयर ये नहीं है। बाइंग ए न्यू कंस्ट्रक्टेड हाउस फॉर द सेल्फ ऑक्यूपेशन, आपका यहाँ पे आ जाएगा ए के साथ सी आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है जी। अब आगे देखिएगा, ये क्वेश्चन और है, जीडीपी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ करंट प्राइसेस इज कॉल्ड। करंट प्राइस पे अगर आप जीडीपी काउंट कर रहे हो तो वो क्या है, आपकी नॉमिनल जीडीपी। और अगर उस नॉमिनल जीडीपी में से आप क्या कर दो, इन्फ्लेशन को घटा दो, तो क्या आ जाएगी आपकी रियल जीडीपी, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस एक्सप्लेन। अब इनकम हाइपोथेसिस क्या है कि आप इनकम का कितना कंजम्पशन करोगे, तो कंज्यूमर का बिहेवियर क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आपको जो इनकम हाइपोथेसिस हैं, कंजम्पशन हाइपोथेसिस हैं सॉरी, वो क्या है, सारी की सारी क्या दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि लॉन्ग टर्म में आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कांस्टेंट रहता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या है, ये क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कंज्यूमर किस तरह से बिहेव करेगा। प्रोड्यूसर की साइड से नहीं है, इन्फ्लेशन की साइड से नहीं है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की साइड से नहीं है, वो कंज्यूमर के बिहेवियर को डिटेक्ट करती हैं सारी की सारी कंजम्पशन हाइपोथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट्स नेशनल इनकम आइडेंटिटी। नेशनल इनकम आइडेंटिटी का कौन सी इक्वेशन आपको दिखाएगी। अब मैंने जैसे पीछे करवाई दिया इसको, y किसके इक्वल होती है, c प्लस आई प्लस जी। अगर क्लोज इकोनॉमी है, अगर इन हमने इकोनॉमी को खोल दिया तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट भी उसके अंदर ऐड कर लेंगे, ठीक है। अगर एक्सपोर्ट हमारे ज़्यादा हैं तो क्या होगा, हमारा ट्रेड सरप्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू बचेगी। और अगर इंपोर्ट ज़्यादा है एक्सपोर्ट से, तो हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव में वैल्यू घटेगी, जो कि नेशनल इनकम को घटा देगा, ठीक है। तो ये हमारे पास सी इक्वेशन है, ठीक है जी। अब देखिएगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर इज गिवन। अब एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर कैसे निकालते हैं, जो ये इक्वेशन थी हमारी, यहाँ से ही निकाला जाता है। अब कैसे निकालना है, यहाँ पे हमको लेना है एक तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एक होती है टैक्स रेट, जैसे कि वो इक्वेशन थी एज इट इज़। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं, चलो y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी। और यहाँ पे मैं c की जगह लिख रहा हूँ ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस वो कंजम्पशन जो कि आपका इनकम के साथ बढ़ेगा, ठीक है। प्लस जो ये डिस्पोजेबल इनकम है, यहाँ पर टैक्स भी ले लेते हैं हम, तो यहाँ पे y माइनस टी वाई, ठीक है जी। और यहाँ पे i प्लस जी, ये हो गया हमारे पास पूरी की पूरी इक्वेशन। अब आपको इसको सोल्व करना है, देखिए कैसे करोगे आप। यहाँ पे सी नोट प्लस सी नोट वाई माइनस सी नोट टी वाई प्लस आई प्लस जी, ये हो गया y। अब y यहाँ पे है, वो यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो इन दो y को आप उस साइड लेके जाओ, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, y माइनस सी नोट वाई प्लस सी नोट टी वाई, ठीक है। और यहाँ पे क्या बच गया, सी बार प्लस आई बार
इस पे बार लगा देता हूँ मैं, जो कि एक टाइम पे कांस्टेंट रहेगा, तो जी बार, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे y को मैंने कॉमन लिया, 1 माइनस सी नोट प्लस सी नोट टी, एंड इसके आगे मैंने लिख दिया सी नोट प्लस आई नोट प्लस जी। अगर यहाँ से ये चीज़ नीचे चली जाएगी तो क्या आएगी, 1 माइनस सी नोट, ठीक है, प्लस 1 माइनस सी नोट प्लस सी नोट टी, ये आ गया। अब हमारे पास इसको मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे 1, और इसको मैंने साइड में लिख दिया सी नोट प्लस आई नोट प्लस जी नोट। तो ये तीनों कांस्टेंट रहेगी ना, इसलिए मैंने इनको अलग से लिखा है। तो आपका ये हो गया। अगर आप गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में क्या करते हो, चेंज करते हो, ठीक है जी। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में चेंज किया आपने, सपोज करो कि अभी 100 था यहाँ पे और आपने G1 कर दिया, तो यहाँ पे G1 में इंक्रीमेंट होगा। तो देखो ये जो नंबर मान के चलो 1000 था, अब आपने इसके अंदर G की वैल्यू थी मान के चलो 200, अब यहाँ पे G की वैल्यू कर दिया आपने 100 और बढ़ा दिया, 300 कर दिया है। तो कितना हो गया, ये 1100 हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है जी। तो ये 1100 हो गया। अब 1100 का कितना परसेंट y बढ़ेगी हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर के थ्रू, वो वैल्यू ये आएगी, क्योंकि जी के आगे क्या है, पॉजिटिवली निशान है, और ये सारा का सारा आपका कॉमन रह जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए, तो ये वैल्यू हमारी आ गई है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर की। कहाँ पे है ये, 1 माइनस सी नोट, देखो ये सी है जो अपना, वो अपने वाले सी नोट के बराबर है, और जो टी है ये टी हमारा वही टी है। तो 1 माइनस सी नोट कौन से में है देखिएगा, 1 माइनस सी प्लस सी टी, ये हो गया जी। हाँ, तो इसका आंसर 4 हो गया। अब आपको फर्स्ट भी लग रहा होगा कि फर्स्ट क्यों नहीं हुआ, फर्स्ट इसलिए नहीं हुआ, देखो खोल के देखो इसको, 1 माइनस सी नोट, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये टी नोट हो गया, बट इस टी नोट के साथ सी नोट कहाँ पे है, नहीं है ना, यहाँ पे तो आया है अपना, तो यहाँ पे इसमें करोगे तो आप ये आएगा आपका, ठीक है जी। तो आपका आंसर क्या हो जाता है, 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए, ISLM करो एनालिसिस एक्सप्लेन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसको मैंने एक सेपरेट वीडियो बना के समझाना है आपको, कि आप ISLM मॉडल को कभी भी भूल नहीं पाओगे। यहाँ पे देखिए, आप जो IS करो होती है इन्वेस्टमेंट सेविंग की, इन्वेस्टमेंट सेविंग करो भी बोल सकते हो आप इसे। ये क्या दिखाती है, ये दिखाती है आपका गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम, यानी कि गुड्स को आप प्रोडक्ट भी बोल सकते हो। देखिएगा, प्रोडक्ट मार्केट इक्विलिब्रियम, यानी कि इन्वेस्टमेंट उतनी हो रही है और सेविंग, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट और सेविंग के बीच में बैलेंस है, क्या है वहाँ पे बैलेंस है। और जहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगी, इन्वेस्टमेंट का संबंध आपको पता ही है, प्रोडक्शन से होता है, प्रोडक्ट से होता है, गुड्स से होता है। तो इन्वेस्टमेंट और सेविंग की अगर रिलेशनशिप ठीक से चल रही है तो हम कहेंगे कि वहाँ पर आपका मनी मार्केट के साथ एलएम करो का भी कम्बिनेशन ठीक है, क्योंकि एलएम करो क्या होती है, लिक्विडिटी ऑफ मनी। लिक्विडिटी ऑफ मनी क्या दिखाता है कि आपका जो मनी सप्लाई है और मनी डिमांड के अकॉर्डिंग वहाँ पे आपका जो इक्विलिब्रियम आया वो स्टेबल है या नहीं है। देखिएगा, यहाँ पे आपका बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ उसको समझिए आप। यहाँ पे होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट और यहाँ पे होता है वाई, ठीक है जी। अब यहाँ पे होती है इन्वेस्टमेंट IS करो और ये होती है LM करो। जो ये LM करो है उसका रिलेशन रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ इनकम क्या है, ठीक है जी। और IS करो में क्या है, सेविंग, तो सेविंग का रिलेशन किसके साथ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। इन्वेस्टमेंट का संबंध किससे है, रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। लिक्विडिटी का, यानी कि आप सेव कर रहे हो या उसको आप खर्च कर रहे हो, उसका संबंध किससे है, रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। तो रियल वेरिएबल नेशनल इनकम को हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ जब जोड़ा तो वहाँ पर LM और IS दोनों कर्व फाइंड आउट होंगी। अभी अगर आपको कुछ चीज़ें मेरी कही हुई बातें समझ में नहीं आ रही हैं तो आप नो डाउट मेरे जो ये टॉपिक करवाऊँगा मैं इसको डिटेल में मैक्रो इकोनॉमिक्स के करने के बाद के अंदर ही, जब ISLM करेंगे हम, फिर उसके बाद मुंडल फ्लेमिंग मॉडल करेंगे, तब आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप अभी के लिए समझिए कि यहाँ पर आपका प्रोडक्ट मार्केट इक्विलिब्रियम और मनी मार्केट इक्विलिब्रियम साइमल्टेनियसली इक्विलिब्रियम में आते हैं। ISLM मॉडल ये दिखाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी बाय इंडिविजुअल्स। अगर आपने क्या कर दी, मनी को अपने पास रख के बैग में और उसको कहाँ पे गाड़ दिया है, ज़मीन में गाड़ दिया है, तो
अब उसकी कॉस्ट क्या रहेगी, लॉस ऑफ रियल वैल्यू मनी ड्यू टू डिफ्लेशन। देखिए भाई, डिफ्लेशन अगर रहेगी, डिफ्लेशन का मतलब ये है कि इन्फ्लेशन आपकी बढ़ नहीं रही है, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस नीचे जा रहे हैं। जैसे पिछली बार अगर कोई चीज़ आप 100 रुपये में खरीद सकते थे, अभी वो 90 रुपये में मिलेगी। देखिए आपके पास रुपए पड़े हैं, वही मान के चलो 1000 रुपये आपने सेव कर रखे हैं, होल्ड कर रखे हैं। उससे पहले आप 10 वस्तुएं खरीद पा रहे थे, अभी कितनी खरीदोगे, 10 से ज़्यादा ही खरीदोगे, 11 खरीद पाओगे कि नहीं खरीद पाओगे, सपोज करो। तो ये तो बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, ये तो कॉस्ट नहीं हुई। कॉस्ट की तो तब होती है कोई चीज़ जब आप पे करते हो, ये तो गेन हुआ ना, तो डिफ्लेशन के कारण तो गेन होगा आपका, ठीक है। ये आंसर नहीं हो सकता। फोरगोन इंटरेस्ट रेट फ्रॉम सेविंग, हाँ सेविंग अगर आप करते किसी बैंक में, इन 1000 रुपये को बैंक में डालते, तो वहाँ पर क्या गेन करते, रेट ऑफ इंटरेस्ट ना, तो वो गेन नहीं कर पाओगे अगर आपके पास आप रखोगे उसको, तो ये बिल्कुल लॉस हो जाएगा उसके लिए। यूटिलिटी फोरगोन बाई नॉट बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज, हाँ बिल्कुल, अगर आप 1000 रुपये पास में रख रहे हो और अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, लेट्स सपोज की गर्मी है और गर्मी में आपको एक फ़ैन चाहिए है, तो अगर आपके पास पैसे पड़े हैं और आप फ़ैन नहीं ला रहे, फ़ैन लाने से आपको यूटिलिटी मिलती, तो उस यूटिलिटी ना मिली, वो भी तो एक क्या है आपके सेक्रीफाइस है ना, वो भी तो कॉस्ट है, तो बिल्कुल कॉस्ट है कोई गुड्स एंड सर्विसेज आपका कंज्यूम ना कर पाने, ठीक है। रिटर्न्स फोरगोन बाय दी नोट होल्डिंग अदर एसेट्स, बहुत प्रकार की और भी एसेट्स होती हैं, जैसे कि आपका कोई बॉन्ड खरीद लिया, शेयर खरीद लिया, कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, वो भी नहीं खरीद पा रहे हो, तो वो भी आपका क्या है, कॉस्ट है। तो ये सारी चीज़ें क्या है आपकी कॉस्ट है यहाँ पे, बी सी एंड डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अरेंज दी फॉलोइंग क्रोनोलॉजी ऑर्डर, रैशनल एक्सपेक्टेशन, डॉक्ट्रिन, केंजियन इकोनॉमिक्स, मोनेटरिज्म एंड क्लासिकल इकोनॉमिक्स। देखिएगा, क्लासिकल इकोनॉमिक्स के बाद आए मोनेटरिस्ट, उसके बाद केंज और उसके बाद रैशनल एक्सपेक्टेशन, जो कि लास्ट में 1970s में अडोप्ट हुई है। रॉबर्ट लुकास एंड थॉमस सर्जेंट जैसे इकोनॉमिक्स ने आके वहाँ पे आपको, जब फिलिप्स करो की या मेरी वीडियो देखना फिलिप्स करो में, वहाँ पे पता चलेगा कि रैशनल एक्सपेक्टेशन रियल में मीनिंगफुल क्यों है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज़ गिवन बाय, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, देखो लेबर फोर्स पार्टिसिपेट कौन कर रहा है, लेबर फोर्स ना, वो रेट दिखानी है कि लेबर फोर्स कितना पार्टिसिपेट कर रही है, किसमें से, देखिएगा अडल्ट पॉपुलेशन है आपके पास, उसमें से लेबर फोर्स कितना है वहाँ पे इंटू 100, ये हमारा क्या है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आगे मैं ITF GD वगैरह और मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। गुड लक।